स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 3 का पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक विचार। पिछले वीडियो में हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा था। प्लेटो को यूनान का प्रथम विचारक माना जाता है जिसने उस समय की राजनीति के विषय में या राजनीति के बारे में अपनी बातें कही थी। अब आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के बारे में। अरस्तु की विचारधारा और प्लेटो की विचारधाराएं भिन्न भिन्न थी। अरस्तु एक वैज्ञानिक विचारधारा का दर्शन शास्त्री था जिसने संविधानों का वर्णन किया, संविधानों के बारे में बताया तथा उसने वैज्ञानिकता को, राजनीति को वैज्ञानिकता के साथ जोड़ा। सुकरात प्लेटो का गुरु था और प्लेटो अरस्तु का गुरु था। सुकरात ने उस समय की विद्वानों में दार्शनिकता को अपनाया। सुकरात ने प्लेटो ने यथार्थवाद को अपनाया और अरस्तु ने वैज्ञानिकता को अपनाया, वैज्ञानिकता को, राजनीति को वैज्ञानिकता के साथ जोड़ा। अब बात आती है अरस्तु का जो जन्म हुआ था वह अरस्तु का जन्म एथेंस के से 200 किलोमीटर दूर मेसिडोनिया में हुआ था। अरस्तु का जन्म एथेंस से 200 किलोमीटर मेसिडोनिया में हुआ था और अरस्तु के जो पिता थे वे सिकंदर के पिता के यहाँ एक चिकित्सक के रूप में या डॉक्टर के रूप में कार्यरत थे। शुरू से ही उस समय की एथेंस की अर्थात यूनान की उस समय की अरस्तु ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखा था कि राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की चलती है, इस विचारधारा से। और उसने प्लेटो के द्वारा लिखा गया रिपब्लिक का भी उसने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से यूनान में व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, किस प्रकार से व्यवस्थाओं का प्रतिपादन किया जा रहा है। ऐसे में जब अरस्तु ने चारों ओर भ्रमण किया और प्लेटो के साथ रह के 8 से 20 वर्ष तक वह प्लेटो के सानिध्य में रहा। कौन? अरस्तु किसके सानिध्य में रहा? प्लेटो के सानिध्य में रहा और उसने एथेंस नगर की तथा यूनान की राजनीति तथा उस समय की विचारधाराओं का अध्ययन किया। धीरे धीरे अरस्तु ने यूनान का भ्रमण करते हुए उसने अपने शिक्षालय की स्थापना की। अपने शिक्षालय का जैसे प्लेटो ने पिछले बार मैंने बताया था, प्लेटो ने जिस प्रकार अकादमी की स्थापना की थी उसी प्रकार अरस्तु के जो कि मोस्ट है अरस्तु के शिक्षालय का नाम लीसियम था। लीसियम था। अरस्तु के शिक्षालय का नाम अरस्तु था। अरस्तु के शिक्षालय का नाम लीसियम था, जो कि उस समय का केंद्र बिंदु था जहां पर देश विदेश से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। अरस्तु ने राजनीति को वैज्ञानिकता के साथ जोड़ा। अरस्तु ने राजनीति को वैज्ञानिकता के साथ जोड़ा और राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा। राजनीति को
राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान कहा गया। सर्वोच्च विज्ञान माना या कहा। अरस्तु के अध्ययन में राजनीति और नैतिकता दोनों को उसने अलग अलग कहा। राजनीति और नैतिकता से भिन्न बताया। अब बात आती है कि अरस्तु के द्वारा राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान कहा और राजनीति द्वारा नैतिकता से भिन्न बताया गया। अरस्तु की अध्ययन पद्धति आगमनात्मक अध्ययन पद्धति थी। अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी वह आगमनात्मक अध्ययन पद्धति थी। ऐसे अरस्तु ने कई प्रकार की अध्ययन पद्धतियों का अध्ययन किया था, विश्लेषणात्मक, अध्ययनात्मक, वैज्ञानिकतात्मक, भौतिकतावादी। लेकिन जो उसकी अध्ययन पद्धति थी अरस्तु की अध्ययन पद्धति का नाम आगमनात्मक अध्ययन पद्धति थी। जो कि नए बिंदुओं को जोड़ने वाला, नया शोध करने वाला था। आगमनात्मक अध्ययन पद्धति, अरस्तु की अध्ययन पद्धति का नाम क्या था? आगमनात्मक अध्ययन पद्धति था। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अरस्तु की महानतम रचना, जो कि वेरी मोस्ट है, अरस्तु की महानतम पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स था। जो कि राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ माना जाता है, जो कि राजनीति या नीति शास्त्र पर लिखा था। इसने अरस्तु ने यह सबसे ज्यादा उसकी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि इसी में अरस्तु ने संविधानों का अध्ययन किया था, राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया था कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। इन सबों का उसने अपना अध्ययन बताया था, किसमें? पॉलिटिक्स में। और पॉलिटिक्स के द्वारा ही देश में संविधानों के बारे में, कानूनों के बारे में वर्गीकरण किया। उसने दास्ता के सिद्धांतों को भी बताया। यह उसने अरस्तु की महानतम पुस्तक नागरिकता के बारे में बताया। नागरिकता का मतलब व्यक्ति से नहीं बताया, उसने उस राज्य की नियमों के बारे में या व्यक्तियों के बारे में उसने बताया। यह पॉलिटिक्स ग्रंथ में उसने अपनी इन सब चीजों को बताया था। अब बात आती है कि प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के रूप में अरस्तु प्रथम ये क्वेश्चन बनता है कि अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में क्यों कहा जाता है? अरस्तु को प्रथम अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक के रूप में क्यों कहा जाता है? अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक के रूप में क्यों कहा जाता है? अब बात आती है, इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले उसने आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का
किया, राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग किया, यथार्थवादी विचारक के रूप में माना तथा राज्य का पूर्ण सिद्धांत का निरूपण किया, संविधानों का वर्णन किया। उसने सबसे पहले आता है अरस्तु के द्वारा जो बताई गई वह था आगमनात्मक आगमनात्मक विधि का अनुसरण किया, आगमनात्मक विधि का अनुसरण किया, राजनीति को नीति शास्त्र से अलग किया, यथार्थवादी विचारक कहा गया, यथार्थवादी विचारक राज्य पूर्ण सिद्धांत का निरूपण, राज्य पूर्ण सिद्धांत का निरूपण किया, संविधानों का वर्गीकरण किया, संविधानों का वर्गीकरण किया, नागरिकता की व्याख्या की, नागरिकता की व्याख्या की, कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया, कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया, कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया, सरकार के अंगों का निर्धारण किया, सरकार के अंगों का निर्धारण किया। अब बात आती है कि अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक के रूप में क्यों कहा जाता है, कि अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक के रूप में क्यों कहा गया। इसमें पहला आता है आगमनात्मक विधि का अनुसरण किया या आगमनात्मक अध्ययन पद्धति को उसने माना। आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का तात्पर्य यहाँ से वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति से है। इससे पहले मैं बताया था कि अरस्तु ने ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, भौतिकवादी अनेक अध्ययन पद्धतियों का अध्ययन किया था, लेकिन उसने आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का अनुसरण किया, अर्थात उसने राजनीति में नए नए तथ्यों को जोड़ा, नए नए नियमों को बताया तथा उसने सबसे ज्यादा नियमों को आधुनिकता अर्थात वैज्ञानिक रूप प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाई। इसलिए उसने कहा कि आगमनात्मक विधि का अनुसरण करने के कारण उसे वैज्ञानिकता की संज्ञा दी गई, वैज्ञानिक रूप कहा जाता है। दूसरा था राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करना, राजनीति को नीति शास्त्र या राजनीति को नैतिकता से अलग करना, नीति शास्त्र से अलग करना, राजनीति को नीति शास्त्र से उसने अलग किया, अर्थात नीति से तब हम यहाँ पर नैतिकता से भी ले सकते हैं कि नैतिकता से भी उसने अलग संबोधन किया। नैतिक नियमों से भी नैतिकता अलग है और राजनीति अलग है। नेक्स्ट बात आती है यथार्थवादी विचारक, अर्थात ऐसा विचार जो
प्रेजेंट पर यानी जो घटित हो रहा है उन घटनाओं पर उसने सबसे ज्यादा शोध किया था, सबसे ज्यादा अध्ययन किया था। ऐसा कहा जाता है अरस्तु के बारे में, उसके द्वारा जब पॉलिटिक्स लिखी गई तो 158 संविधानों का अध्ययन करते उसने अपने महानतम ग्रंथ पॉलिटिक्स की रचना की थी। जब जाके उसने अपने राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ था जो कि पॉलिटिक्स, उसकी रचना की गई थी। प्रत्येक देश का अध्ययन करते हुआ, संविधानों का अध्ययन करते हुए उसने राजनीतिक ग्रंथ की रचना की थी उस समय। चौथा आता है राज्यपूर्ण सिद्धांत का निर्माण। राज्य को उसने पूर्ण माना है और प्रथम इकाई माना है। उसने यह कहा व्यक्ति से पूर्व राज्य आया था, न कि व्यक्ति सबसे पहले आया था। अब उसके द्वारा यह कहा गया सबसे पहले अगर कोई आया तो वह राज्य ही आया था। ये सिद्धांत का उसने प्रतिपादन किया था, जिसके बाद में व्यक्ति आया और व्यक्ति ने ही राज्य का संचालन किया, व्यक्ति के द्वारा ही राज्य का संचालन किया गया। नेक्स्ट संविधानों का वर्गीकरण। संविधानों का वर्गीकरण में अरस्तु के द्वारा यह कहा, अरस्तु के द्वारा अपनी पॉलिटिक्स में जब उसने संविधानों का वर्गीकरण किया तो संविधानों के बारे में उसने कानूनों को बताया। कानूनों के अध्ययन के माध्यम से उसने यह कहा गया कि जब तक संविधानों को बांटा नहीं जाएगा, अलग अलग नियमों में, अलग अलग कार्य क्षेत्रों में नहीं बांटा जाएगा, तब तक संविधान को एकता तथा स्पष्टीकरण का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। इस कारण उसने संविधान का वर्गीकरण किया। नेक्स्ट नागरिकता की उसने व्याख्या की कि नागरिकता मतलब उसने व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं बताया। नागरिकता का मतलब है नियमबद्ध कानून के तरीके से सभ्य तथा शिक्षित नागरिकों का निर्माण ही नागरिकता की उसने व्याख्या प्रस्तुत की गई। कानून की सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादित किया। उसके द्वारा यह कहा गया कि कानून ही सर्वोच्च है, कानून में रहकर ही राज्य का विकास किया जा सकता है, राज्य को बनाया जा सकता है। सिर्फ कानून में रहकर ही राज्य अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। इस कारण उसने कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया। सरकार के अंगों का निर्धारण किया। सरकार के अंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है व्यवस्थापिका, दूसरा होता है कार्यपालिका। उसके द्वारा उस समय उसे नीति शास्त्र या नीति निर्धारण करता भी कहा गया था। नीति निर्धारण कार्यपालिका कहा गया। और चौथा तीसरा इसे न्यायपालिका या न्याय विभाग कहा गया। इस प्रकार उसने सरकार के 3 अंगों का निर्धारण किया गया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस सभी चीजों के कारण उसे वैज्ञानिक अध्ययन यानी वैज्ञानिक कहा जाता है, जिसमें आगमनात्मक विधि का अनुसरण किया, राजनीति को नीति शास्त्र नैतिकता से उसने अलग किया, यथार्थवादी विचार के रूप में इसे माना गया, राज्यपूर्ण सिद्धांत का उसने निर्धारण किया, संविधानों का वर्गीकरण और नागरिकता की उसने स्पष्ट व्याख्या बताई गई, कानूनों की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया और सरकार के अंगों का उसने निर्धारण किया। ये सब बातें अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक विचार के रूप में माना जाता है या प्रथम वैज्ञानिक विचार के रूप में उसे कहा गया है। अब बात आती है अरस्तु के द्वारा राज्य की विशेषताएं क्या क्या कहेंगी कि अरस्तु ने राज्य की क्या क्या विशेषताएं बताई, वो मैं बताऊंगा आपको कि अरस्तु के द्वारा राज्य की विशेषताएं क्या क्या कही गई थी। अरस्तु के द्वारा राज्य की विशेषताएं, अरस्तु के अनुसार राज्य की विशेषताएं, अरस्तु के अनुसार राज्य की विशेषताएं, अरस्तु के अनुसार राज्य की विशेषताएं, उसके अनुसार था राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, राज्य व्यक्ति से
पूर्व का संगठन है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य का स्वरूप जैविक है। राज्य का स्वरूप जैविक है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। नगर राज्य सर्वाधिक हैं। नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। नगर राज्य सर्वाधिक राजनीतिक संगठन है। राज्य विविधता में एकता है। राज्य विविधता में एकता है। राज्य विविधता में एकता स्थापित करता है। अर्थात अरस्तू के अनुसार राज्य की जो विशेषताएं बताई गई उनमें राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अर्थात राज्य का अपने आप उद्भव हुआ है। किसी ने भी इसका उद्भव अर्थात इसकी उत्पत्ति नहीं की है। यह अपने आप उत्पत्ति हुई है। अर्थात राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। दूसरा था राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति या राज्य से पहले व्यक्ति आया या राज्य आया। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि सबसे पहले अगर राजनीति में किसी का प्रवेश हुआ तो वह राज्य का प्रवेश हुआ था। क्यों? क्योंकि राज्य के बाद भी व्यक्ति आया। व्यक्ति से पहले राज्य था, मौजूद था। अर्थात राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। व्यक्ति तो उस राज्य में रहकर ही अपने कार्यों का संचालन करता है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु ने अपने पॉलिटिक्स में कहा कि व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है, राज्य को उसने सर्वोच्च कहा है, सर्वोच्च बताया है। तो तब तक राज्य का स्वरूप जैविक है, जिसके अंतर्गत सब प्राणी अपना जीवन यापन करते हैं तथा राज्य का संचालन करने में अपनी भागीदारी निभाते हैं। पांचवा, राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य राज्य अपने आप विकसित होता है, अपने आप नियमों को बनाता है संचालन करने के लिए। उसमें रहकर ही व्यक्ति उन नियमों को पालन करता है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर हर चीज राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन के रूप में कार्य करने की शक्ति होती है। चौथा है नगर राज्य सर्वाधिक राजनीतिक शास्त्र के ग्रंथ होते हैं। दूसरा, राज्य विविधता में एकता। राज्य हमेशा अपनी एकता बनाने के लिए सक्षम रहता है, तत्पर रहता है। उसमें किसी का भी कोई योगदान नहीं रहता। राज्य अपने आप में अनेक विविधताओं में एकता स्थापित करने का योग्यता रखता है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार राज्य की विशेषताओं में राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन माना गया है। राज्य को सर्वोच्च समुदाय कहा गया है। राज्य का स्वरूप जैविक है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन कहा गया है। नगर राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली राजनीतिक शास्त्र होते हैं। राज्य विविधताओं में एकता स्थापित करता है। इस प्रकार से अरस्तु ने अपने राज्य की विशेषताएं बताई जो कि उसने अपने महानतम ग्रंथ पॉलिटिक्स में की थी। उसी प्रकार उसने जो सिद्धांत बताए थे वह राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया। राज्य की उत्पत्ति के बारे में वह प्लेटो के सिद्धांत का से अलग बात करता है। अरस्तु कहता है कि राज्य अब स्वाभाविक संस्था था, अपने आप इसका निर्माण हुआ। किसी व्यक्ति ने इसका या किसी व्यक्ति विशेष ने इसका कोई निर्माण नहीं किया है। दूसरी बात, उसने सबसे ज्यादा जो राजनीति पे डाली थी वो राजनीति को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने की उसने कोशिश की थी। राजनीति
को वैज्ञानिकता की ओर उसने अपना योगदान दिया था, जिसको उसने आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का उसने सबसे ज्यादा अनुसरण किया था। नेक्स्ट बात जो उसने बताई, संविधानों पर यानी कानून पर उसने सबसे ज्यादा अध्ययन किया था। कानूनों को उसने ये कहा था कि कानून से के माध्यम से ही राज्य का संचालन किया जाता है, राज्य का प्रतिपादन किया जाता है। इस प्रकार उसने संविधानों को विशेष महत्व दिया और संविधानों की उसने व्याख्या की और 158 संविधानों का अध्ययन करते हुए अपने महानतम ग्रंथ उसने पॉलिटिक्स की रचनाएं प्रस्तुत की थी और संविधानों का उसने वर्गीकरण किया था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे अगला अरस्तू का जो राज्य संविधानों का वर्गीकरण है वो पढ़ा।